everyone, I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about preventive maintenance. Now, on previous video you have learned about importance of maintenance and its type. In this video, we are going to learn objective of preventive maintenance, procedure for developing preventive maintenance schedule, and what are the factors affecting preventing maintenance schedule. Now, first of all, we will see that what are the objective of preventive maintenance, or you can say it as a what are the advantage of preventive maintenance. First, to keep the plant in good working condition at the lowest possible cost. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज ये है कि हमें अपने इस प्लांट को एट अ वेरी गुड वर्किंग कंडीशन में रखना है विथ वेरी पॉसिबल लो कॉस्ट. आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दोगे तो इट विल वर्क ऑब्वियसली गुड ऑलवेज, और जिसके वजह से फिर आपका जो वर्किंग कंडीशन है प्लांट में वो भी अच्छा रहेगा. To determine the needs of major and minor repairs. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग आवरली, वीकली, डेली, एनुअली हर टाइप में करते हैं. ठीक है. सो व्हेन यू गिव अ मेंटेनेंस टू एनी मशीन, जब आप किसी मशीन को मेंटेनेंस देते हैं तो यू कैन सी द नीड ऑफ दैट मशीन कि उसको क्या ज़रूरत है, कहाँ पे उसको ऑयलिंग की ज़रूरत है या कहाँ पे उसको रिपेयर की ज़रूरत है, कोई उसका पार्ट है जिसको रिपेयर मेंटेनेंस देना है क्या. दिस ऑल विल गिव यू इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू अवॉइड अननेसेसरी प्रोडक्शन लॉस. ना, अगर आप अपनी मशीन को ऑल द टाइम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो, सो जब आपका मशीन प्रोडक्शन पीरियड पे है, मतलब एक सीज़न होता है जब उसकी प्रोडक्शन, जैसे अभी आप कोई मशीन पकड़ लो, कोई टेक्सटाइल मशीन ले लो कि एक सीज़न चल रहा है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो जो मशीन है इट विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट एट दैट टाइम. उसको हम प्रोडक्शन पीरियड बोलते हैं. तो उस टाइम पे आपकी मशीन अगर ख़राब हो गई तो आपको बहुत, आपकी कंपनी को लॉस होगा. सो इफ़ यू प्रोवाइड डेली मेंटेनेंस, और अगर आप उस मशीन का एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बना के रखते हो, तो आप एक अननेसेसरी प्रोडक्शन लॉस से बच सकते हो. टू अवॉइड लॉस इन प्रोडक्शन टाइम, सेम आई टोल्ड यू, प्रोडक्शन टाइम और प्रोडक्शन लॉस. आपका टाइम भी ख़राब होगा अगर आपकी मशीन ख़राब होगी प्रोडक्शन के टाइम पे, और आपका लॉस भी होगा. टू प्रोवाइड ग्रेटर सेफ्टी एंड प्रोडक्शन टू द वर्कर. सी, प्रोडक्शन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल में हम प्रोडक्शन, मतलब जो वर्कर है उनको भी सेफ्टी और प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड उनको एक हाई लेवल का सेफ्टी एंड प्रोडक्शन देना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ व्हाट सेफ्टी यू आर प्रोवाइडिंग टू योर वर्कर. To increase the life of equipment or machine, when we provide a preventive maintenance schedule to any machine, then its life of machine increases. मतलब उसकी increase लाइफ स्पैन बढ़ जाती है मशीन की, क्योंकि अगर उसे हर टाइम आप हर 3 या 4 मंथ्स में अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल दे रहे हो, हर एक मशीन का अलग अलग होता है, हर एक मशीन की पार्ट्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल अलग होता है. सो इट डिपेंड्स कि आप उसे कैसे प्रोवाइड करते हो मेंटेनेंस शेड्यूल, और जिसकी वजह से फिर उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है. एक्यूरेसी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट, ऑब्वियसली आप मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो इट विल गिव यू अ बेस्ट रिजल्ट्स. प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, मेंटेनेंस शेड्यूल से, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल से आपका प्रॉफिट जो है वो भी आप बचा सकते हो. ओवर टाइम, इट अवॉइड नीड फॉर ओवर टाइम. टू अवॉइड रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन. नाउ, अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोडक्शन के टाइम पे अगर आपकी मशीन ख़राब हो गई तो आपको उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा. ठीक है. तो फिर यू हैव टू रीशेड्यूल ऑफ योर, मतलब आपको फिर से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन के टाइम पे कि ये मशीन अभी नहीं काम कर सकती, इसका इसको हम बाद में यूज़ करेंगे. सो रीशेड्यूल ऑफ द प्रोडक्शन.
एनर्जी सेविंग इफ़ योर इक्विपमेंट इज़ वेल मेंटेन्ड, और अगर आपकी मशीन वेल मेंटेन्ड है, वेल इक्विप्ड है, एवरी पार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली, देन इट गिव यू अ गुड रिजल्ट, प्लस इट विल सेव एनर्जी. यूज लेस स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग अ गुड मेंटेनेंस शेड्यूल. आपको अपनी मशीन को मतलब उसकी जगह पे एक स्टैंड बाय इक्विपमेंट का लेस रिक्वायरमेंट रहेगा. To run machines without any interruption, obviously it will run very smoothly and without any interruption. Now it's procedure for developing preventive maintenance schedule. देखो अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम उनका शेड्यूल बनाते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमें देखना पड़ता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपिंग अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल. सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ द मशीन. आपकी मशीन का इम्पोर्टेंस क्या, ठीक है, वो कितनी कॉस्टली है. क्योंकि इफ़ इट गेट फॉल्ट, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो, या इफ़ योर मशीन फेल्स, सो हाउ मच लॉस ऑफ मनी इट विल कॉज. अगर आपकी मशीन ख़राब हो गई तो वो कितना मनी, आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस को. क्योंकि होता क्या है कि जितनी महंगी आपकी, जितनी कॉस्ट आपकी मशीन की नहीं होती, उतना ज़्यादा आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लग जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन, की इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अगर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है मशीन, सो इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हर वीकली या हर मंथली होना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्टली है. और अगर वो ख़राब हो गई तो ख़राब होने के बाद जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाता है एज कम्पेयर टू द मशीन कॉस्ट. सो इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट इज ड्यूटी साइकिल. Duty cycle means whether your machine is working continuously or it is taking some type of break. मतलब ये ब्रेक में काम कर रही है आपकी मशीन, या इट इज़ वर्किंग ओवर टाइम, मतलब ये कंटिन्यूसली काम कर रही है. अगर कोई मशीन कंटिन्यूसली काम करती है, जैसे कि कंसीडर करो कोई पावर प्लांट है, वहाँ पे जो मशीन्स है वो कंटिन्यूसली काम करती है, क्योंकि दे कांट स्टॉप द मशीन, they can't stop the any type of electrical machine because it will stop generating power, है ना. तो अगर वो पावर देना बंद कर देगी तो सप्लाई कहाँ से होगा. सो उस तरह के मशीन्स को ज़्यादा मेंटेनेंस और उनका एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल अलग से एक चार्ट बनती है, क्योंकि दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस बिकॉज दे आर वर्किंग कंटिन्यूसली. सो दैट इज कॉल्ड अ ड्यूटी साइकिल. एज ना, आपकी जो मशीन का एज है, देखो जब कोई मशीन हम बाई करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे भी करना रहता है, उसके बाद मेंटेनेंस शेड्यूल बनता है, चार्ट बनती है, एंड एवरी मशीन हैज़ देयर ओन एक्सपायरी. उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि कुछ सालों बाद आपकी जो मशीन है वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उसका यूज़ हो चुका है, और अब वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी. मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो ख़राब हो जाती है, और उसको आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसको यूज़ किया तो आपको एनर्जी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको रिपेयर मेंटेनेंस भी लगेगा, और जो बहुत सारे लॉसेस भी होंगे. तो इस टाइम पे फिर हम उस मशीन को छोड़ देते हैं और उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरी मशीन लाते हैं. ठीक है. सो एज मैटर्स अ लॉट. सो और अगर आपकी मशीन में कभी ब्रेक डाउन आ गया, मतलब टोटली अ फॉल्ट, सो द कॉस्ट जो रिपेयर है आपकी मशीन का विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द मशीन. सो इट इज़ बेटर टू रिप्लेस बाय वन, है ना. सो एज इज मेंटेन. तो आपको जो मेंटेनेंस प्रिवेंटिव शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से उसका जो मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीजेज इट्स लाइफ स्पैन. उनकी लाइफ स्पैन वो बढ़ाती है. सो ये भी एक फैक्टर है एज. ओवरलोड एंड अदर सर्विस कंडीशन.
ना ओवरलोड एंड अदर सर्विस कंडीशन इज दैट अगर आपकी मशीन कंटिन्यूसली ओवरलोडेड है तो उसको इट नीड्स अर्ली मेंटेनेंस, उसको अर्ली बहुत जल्दी मेंटेनेंस की ज़रूरत है एट द टाइम। जैसे कि अगर वो बहुत ही कंटिन्यूसली वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली उसमें आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखो उस मशीन का कि वो कहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट, डर्ट, केमिकल फ्यूल्स, मॉइस्चर इन द एयर, ये सब भी उस मशीन की लाइफ स्पेन भी कम कर रही है। और क्योंकि वो कंटिन्यूसली काम कर रही है तो उसका जो एफिशिएंसी है वो भी उसका कम हो रहा है, ठीक है। इस तरह के जो मशीन्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्शन वर्क के लिए यूज़ होते हैं एंड दे नीड सुटेबल टाइम फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। और इस तरह के मशीन्स को हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बहुत ही अर्ली स्टेज पे देना पड़ता है बिकॉज दे आर overloaded. Now these are the frequency of maintenance on a typical installation. As you can see that ये कुछ machines के part हैं जिनको जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हमें उनको कैसे मेंटेनेंस देना पड़ता है एंड सब्सिक्वेंटली मतलब कुछ सालों बाद फिर आप उनको कैसे मेंटेनेंस दोगे। ब्रीदर है, ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलिंग ब्रीदर यू हैव टू चेक इट वीकली, हर एक वीक में आपको उसको चेक करना चाहिए एंड आफ्टर सम सब्सिक्वेंटली यू कैन मतलब आप फर्दर फिर उसको मंथली टू मंथली चेक कर सकते हो। ऑयल लेवल ऑफ ट्रांसफार्मर या कोई ऐसी मशीन जिसमें ऑयल लग रहा है तो वहाँ पे आप आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप उसने मशीन को आप इंस्टॉल करते हो तब ट्वाइस वीक में 2 बार आपको उसको चेक करना पड़ता है एंड सब्सिक्वेंटली वीकली मतलब हर एक वीक में। टेम्परेचर ऑफ एनी मशीन, किसी भी मशीन इक्विपमेंट के टेम्परेचर आप आफ्टर इंस्टॉलेशन तो ऑब्वियसली वो थोड़ा नया रहता है, न्यू रहता है ऑयल। और अगर आपकी मशीन थोड़ी लाइटली लोडेड है सो मंथली यू हैव टू चेक इट एंड इफ इट हैविली लोडेड मतलब बहुत ज़्यादा लोडेड है देन यू हैव टू चेक इट वीकली। बुशिंग जो ट्रांसफार्मर में होती है उसे हम लोग आफ्टर इंस्टॉलेशन 3 मंथली ओके 3 मंथ में एक बार चेक करते हैं बिकॉज जो बुशिंग होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं तो यू हैव टू चेक द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ दैट बुशिंग। सब्सिक्वेंटली भी हम 3 मंथली। पेंट वर्क जो आप किसी मशीन को पेंट करते हो, ठीक है, उसको रस्ट जंग से बचाने के लिए तो वो पेंट वर्क आप कब देख सकते हो आफ्टर 3 to 9 मंथ्स इंस्टॉलेशन के बाद भी और सब्सिक्वेंटली हर 2 साल में एक बार आपको चेक करना है। कनेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आफ्टर इंस्टॉलेशन 3 to 9 months and subsequently every 2 years। इंटरनल वाइंडिंग एंड कोर, जो वाइंडिंग्स रहती हैं जो कोर रहता है हमारा वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर में, रोटेटिंग मशीन्स में, वहाँ सब में हमारी वाइंडिंग्स रहती है, ठीक है। और तो वो आफ्टर इंस्टॉलेशन 3 to 9 months एंड सब्सिक्वेंटली every 2 years। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मेंटेनेंस टूल? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को अफेक्ट करते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ इक्विपमेंट। और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन का ऑपरेटिंग साइकिल जो है मतलब उसको जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम लोग इतना यूज़ करते हैं दैट वी फॉरगेट अबाउट प्रोवाइडिंग अ प्रॉपरली मेंटेनेंस शेड्यूल ऑन टाइम नहीं दे पाते सो दैट कॉज योर मशीन्स को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर टाइप ऑफ मशीन एंड इट्स वर्किंग कंडीशन। कुछ मशीन्स बहुत हेवी लोडेड रहती है उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है तो दैट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट एजिंग ऑफ द मशीन। अगर आपकी मशीन बहुत एजिंग मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुकी है बहुत, तो ऐसी मशीन्स को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वो फैक्टर्स बहुत
प्रोवाइड करना बहुत प्रॉब्लम देता है. कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस. कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस, जैसे भी मैंने पहले बताया था, कुछ मशीन्स होती हैं जिनको रिप्लेसमेंट देना ज़्यादा अच्छा रहता है जब ना कि रिपेयर करना, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत होती है. किसी मशीन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बट उसका रिपेयर का कॉस्ट उससे भी ज़्यादा है, सो इट्स बेटर टू रिप्लेस दैट. अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर एंड रॉ मटेरियल्स. अब कोई मशीन ख़राब हो गई है, यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. सो उसका कोई भी पार्ट आपको अवेलेबल होना चाहिए एंड उसका रॉ मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि ताकि आप उसको रिपेयर कर सको. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड टेक्नीशियन. ऑब्वियसली मशीन्स को रिपेयर करना है तो यू हैव ट्रेन्ड एंड स्किल्ड टेक्नीशियंस. इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. प्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया था, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप अपनी मशीन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के अंदर में कैसे ला रहे हो, है ना. प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी तो उसके वजह से भी जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो स्किप हो जाता है. वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज. ओके, मशीन अगर क्लीन जगह पे है तो ओके, बट अगर आपकी जो मशीन है वो ऐसी जगह पे है, जैसे अभी आप देख लो रेसिडेंशियल या कमर्शियल, हमारे ट्रांसफार्मर आउटसाइड में रहते हैं, पोल्स के एच पोल पे रहते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है. तो वो ट्रांसफार्मर को हर एक चीज़ देखना पड़ता है उसको, एटमॉस्फेयर भी, डस्ट भी, डर्ट भी. दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो रहते हैं जो सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, या आप देख लो जो 3 फेज सप्लाई के लिए भी यूज़ होते हैं, वो सब अगर आप बाहर ही रहते हैं तो उन पे कितना डस्ट डर्ट होता है. तो उन ऐसी मशीन्स को मेंटेन जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे देनी चाहिए क्योंकि उसमें गंदगी बहुत जल्दी हो जाती है. So, summary, you have learned about objective, procedures, and factor affecting maintenance schedule, PO mapping, PO 1, 2, 3, PSO 1. Next slide will be on maintenance chart. Thank you.